टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। इससे पहले हम बता चुके हैं इसके अगले वाले वीडियो में तरंगाग्र क्या होता है और उनके प्रकार के बारे में बताया है। और क्या बताया था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये वहां पर तरंग सिद्धांत था, यहाँ पर क्या है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत में क्या कहा था कि जो है जब किसी माध्यम में मतलब किसी प्रकाश स्रोत तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम में क्या होती हैं, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और ये जो है माध्यम जो चाल है, जिस चाल से पहले तरंगे निकलती हैं उन्हीं चाल से आगे बढ़ती हैं, ये बताया था ना। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब प्रकाश की वेग से आगे बढ़ती हैं तरंगे, क्या प्रकाश की वेग से आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह विद्यमान, जो क्या था लगभग भारहीन था और जिसका घनत्व क्या था, बहुत ही कम था, लेकिन यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या था, अधिक था। तो वहां से इन्होंने फार्मूला दिया था, क्या दिया था, v इक्वल टू तरंग का वेग ज्ञात करने के लिए E अपान डी। ये फार्मूला कल हमने इसके बारे में बताया था। ठीक है, E क्या है, माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक है, और D क्या है, माध्यम का घनत्व है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जो तरंगे निकलती हैं किसी तरंग स्रोत से, मतलब कि हाइगेंस ने बताया, तो प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं, प्रकाश के वेग से आगे बढ़ती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी जगह एक ऐसा कल्पना किया कि ईथर नामक ईथर जो है लगभग क्या होता है, भारहीन, और घनत्व क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक था ज्यादा था। तो आज हम बात करते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो है जो 3 नियम दिए हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में, कि मतलब कि तरंग संचरण के लिए, तरंग संचरण मतलब कि एक माध्यम से माध्यम में गति करने के लिए जो है 3 सिद्धांत दिए हैं, जिसे हम कहते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, पहला जिन्होंने जो दिया, तरंगाग का डिफिनेशन ही दे दिया, तरंगाग का डिफिनेशन दे दिया। क्या दिया कि जो है कि अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं, पहला सिद्धांत क्या कहा, अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और कहा कि माध्यम में वह पृष्ठ जहां पर तरंग स्रोत के कण समान कला में मिलते हैं, कहां पर, जिस पृष्ठ पर समान कला में मिलते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र। और तरंगाग्र का जो दिशा था क्या था, तरंग संचरण के लंबवत होता है। तरंगाग्र का दिशा क्या होता है, तरंग संचरण मतलब तरंग जिस दिशा चलेगा, ये हमारा पृष्ठ है, मानते हैं हमारा पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पे क्या होंगे, तरंगे आएंगी, तो ये क्या लंबवत पड़नी है, किसके, तरंगाग्र के। ये हमारा तरंगाग्र है। ठीक है, तरंगाग्र ये पृष्ठ है, इस पर जो तरंग स्रोत आएंगी, मतलब तरंगे आएंगी, वो लंबवत पड़ेंगी, किस पर, तरंगाग्र पर। यानी कि कहा कि जो तरंगाग्र है और तरंग स्रोत दोनों एक दूसरे क्या थे, लंबवत। तरंग संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ठीक है, ये पहला नियम का। दूसरा नियम का कहा कि जो है एक तरंग क्या होता है, एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है। कैसे, मान लेते हैं ये तरंग स्रोत है कोई, यहाँ पर क्या है, तरंग स्रोत है। अब यहाँ से क्या होंगी, तरंगे निकलेंगी, और यहाँ पर एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर क्या होंगी, बहुत से तरंग के कण होंगे, इस तरीके से। तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, तरंगाग्र है, मतलब कि अब पृष्ठ पर, ये पृष्ठ क्या है, तरंगाग्र है ना, ये पृष्ठ क्या है, तरंगाग्र, क्योंकि इस पर तरंग के कण क्या है, आकर मिल रहे हैं, पड़ रहे हैं, वो भी समान कला में। किसमें, समान कला में। तब क्या कहा कि ये जो तरंगे मिलती हैं, तरंगाग्र पर आती हैं, तो यहाँ से ये जो तरंग होंगी इस तरंगाग्र पर पड़ेंगी, जो तरंग होंगी वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगी। कहने का मतलब ये फिर से आगे बढ़ेंगी, इस तरीके से फिर से आगे बढ़ेंगी, और क्या करेंगी, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगी। किसका, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगी, ये ऐसे निकलेंगी इस तरीके से। तो यही जो तरंग स्रोत है, मतलब कि नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं, तो उससे नई तरंगे निकलती हैं, और इन तरंगों को हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। अगर किसी प्रकाश स्रोत या तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं और तरंगाग्र पर पड़ती है, ये पृष्ठ क्या है, ये तरंगाग्र है।
क्या हमने क्या कहा कि माध्यम में जिस पृष्ठ पर तरंगे समान कला में मिलती हैं उसके द्वारा तैयार पृष्ठ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। अब यहाँ पर जो जो कण है, जो जो क्या है कण है या तरंग है, वो क्या करेंगे? एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, यानी फिर से ये आगे बढ़ेंगे, फिर से क्या होंगे? आगे बढ़ेंगी। तो इनसे जो तरंगिकाएं निकलती हैं हम उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो नई तरंगे निकल रही हैं इनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। यानी दूसरा नियम क्या कहा कि अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं और तरंगाग्र पर या तरंगाग्र पर आपतित होती हैं तो मतलब नई तरंगे निकालते हैं, जिसे हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है। तीसरा नियम क्या कहा कि अगर इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ, इन तरंगों का स्पर्श करता हुआ या अनवलोक, अनवलोक मतलब स्पर्श करता हुआ खींचा जाए क्या? पृष्ठ, इसका इसी तरीके से देखो, ये तरंगे आई, अब यहां से क्या होंगी? फिर से ये नई तरंगे यहां से निकलेंगी, फिर से नई तरंगे निकलेंगी ऐसे। ठीक है, फिर से नई तरंगे निकलेंगी। अगर इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ या इनका अनुवालोक खींचा जाए, अनुवालोक मतलब स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींचा जाए इस तरीके से, ये बना है ना, ये क्या है? ये हमारा तरंगाग्र है यहाँ पर पृष्ठ पर। अब इसको क्या कर लेते हैं? स्पर्श करता हुआ इस तरीके से, इस तरीके से स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दिया जाए। क्या कर दिया जाए? पृष्ठ खींच दिया जाए तो यह क्या करेगा? तरंग संचरण की नई स्थिति प्रदर्शित करेगी। क्या जब क्या करें? इनका ये जो तरंगे निकल रही हैं, यहाँ से फिर तरंगे निकलती हैं, अगर इनको इन तरंगों का अनुवालोक खींचा जाए, अनुवालोक मतलब इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दिया जाए तो ये क्या करेंगी? तरंग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेंगी, तरंग की नई स्थिति को प्रदर्शित करेंगी। और ये तरंगे क्या? जिस वेग से आई हैं, तरंगे जिस वेग से आती हैं उसके आगे वाली तरंग क्या होती है? उसी वेग से आगे बढ़ती है, उसी वेग से आगे बढ़ती है। कब? अगर माध्यम ना चेंज किया जाए तो। ठीक है, माध्यम ना चेंज किया जाए तो जिस वेग से तरंगे आती हैं उसी वेग से तरंगे आगे बढ़ जाती हैं। तो माध्यम नहीं चेंज करेंगे तो, क्योंकि जल में कुछ और होगा, वायु में कुछ और होगा और कांच में कुछ और होगा, तो क्या होगा? वेग चेंज होगा तो ये तरंगों का वेग भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, माध्यम चेंज होगा तो वेग क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ये तीन नियम थे। पहला नियम क्या? तरंगाग्र की परिभाषा ही दे दिया। क्या कहा कि अगर किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो, किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण क्या होते हैं? कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम में वह पृष्ठ, माध्यम में वह पृष्ठ जिस पर कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। वो क्या कहलाता है? पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तरंगाग्र कहलाता है। और तरंगाग्र की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तरंगाग्र की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा नियम क्या कहा कि जो है इन तरंगों से नई तरंगे निकलती हैं। ठीक है, इन तरंगों से नई तरंगे निकलती हैं और इन नई तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, मतलब कि इस पर स्थित प्रत्येक तरंग एक नई तरंग स्रोत का कार्य करता है। किस पर? इस तरंगाग्र पर। तरंगाग्र पर मतलब कण एक क्या हो, मतलब तरंग कण आकर पड़े इस पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस पर स्थित प्रत्येक कण या तरंग एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तीसरा नियम क्या कहा कि अगर इन तरंगों को स्पर्श करता हुआ या इनका अनुवालोक खींचा जाए तो ये तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका हम इसके बारे में तीनों नियम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला जो नियम दिया वो सेम वही तरंगाग्र की डिफिनेशन ही है। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहा? पहला नियम, जब किसी माध्यम में किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं
तो क्या होता है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं। ठीक है, समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। तथा इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, ये पहला नियम दिया, मतलब तरंगाग्र का डिफिनीशन ही दे दिया कि जब किसी माध्यम में किसी तरंग स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तथा इसकी दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। दूसरा नियम क्या कहा कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। ठीक है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? हाइगेंस ने कहा। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों को क्या कहेंगे हम? द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। अगर हम क्या कर दें, एक तरंग स्रोत ले लें, ये एस है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर ये इस तरंग स्रोत से तरंगें निकल रही हैं, ये ऐसे ये तरंग स्रोत पर, मतलब कि तरंग स्रोत से तरंगें निकली और जिस पृष्ठ पर पड़ती हैं और वहां पर अगर समान कला में है तो क्या कहलाएगा? हमारा तरंगाग्र कहलाएगा। अब ये यहाँ पर क्या कण यहाँ पर तो आए, तरंगे क्या हुई, यहाँ आके रुकी इस पृष्ठ पर। अब क्या होगा कि ये जो कण है अब ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा। ये तो पहले तरंग स्रोत का कार्य ये कर रहा था, अब इनसे जो पृष्ठ पर तरंगाग्र पर कण मिलेंगी वो क्या करेंगे? एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, यानी कि यहाँ से भी तरंगे निकलेंगी, यहाँ से भी तरंगे इस तरीके से निकलेंगी, ऐसे। ठीक है,
यहाँ से भी क्या होंगी, तरंगे निकलेंगी इस तरीके से सभी दिशाओं में ऐसे। अब ये जो नई तरंगे निकल रही हैं, ये जो नई तरंगे निकलती हैं हम इनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या लिखा? इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहती है। जो हमारी नई तरंगे निकलेंगी कहाँ से? इस तरंगाग्र से, इस तरंगाग्र पर स्थित कण से। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। और तीसरा नियम क्या है कि जो है यदि इनको क्या करते हैं, इनका इन तरंगों का अनुवालोक खींचा जाए, कहने मतलब स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए। तीसरा नियम। यदि किसी क्षण इन तरंगों को अनुवालोक या इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए, तो वह इस क्षण खींचा जाए तो वह इस क्षण तरंग संचरण की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या कहा कि यदि किसी क्षण इन तरंगों को का अनुवालोक या इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए, अभी खींचेंगे, तो वह इस क्षण तरंग संचरण की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। और ये भी कहा कि जो तरंगे पहली वाली जो तरंगे जिस वेग से आती हैं उसके आगे वाली तरंगे भी उसी वेग से आगे बढ़ती हैं, अगर माध्यम ना चेंज किया जाए तो। अब क्या कहा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका पृष्ठ ऐसे खींच रहे हैं। मान लेते हैं एक तरंग स्रोत है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तरंग स्रोत है और इस यहाँ से तरंगे निकल रही हैं और ये पृष्ठ है, ये क्या है, तरंगाग्र, जिस पृष्ठ पर तरंगे समान कला में मिल रही हैं। तो अब ये जो तरंगे हैं ये आगे तो बढ़ेंगी, ठीक है, आगे क्या होगी, बढ़ेंगी इस तरीके से, अगर इसी में क्या कर दिया जाए, ये अलग है, अब इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ या इनका अनुवालोक कहेंगे। स्पर्श मतलब स्पर्श करता हुआ, ठीक है, टेंजेंट। ऐसे खींचा जाए तो ये क्या करेगा, तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करेगा कब, जब इनका हम एक स्पर्श पृष्ठ खींच दें, ठीक है, स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दें तो ये तरंग संचरण की नई दिशा को प्रदर्शित करता है। ये थे हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत। 3 सिद्धांत है जो इन्होंने दिया था। पहला तरंगाग्र का डिफिनेशन ही दे दिया, दूसरा क्या था, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ये देखो, ये तरंगाग्र पर प्रत्येक कण है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य। तो यहाँ से भी तरंगे क्या रही, निकल रही है, यहाँ से भी तरंगे निकल रही। अब ये जो नई तरंगे निकल रही है इनको हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जो नई तरंगे हमारी निकल रही है इनको हम द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। उसके बाद क्या कहा, यदि किसी क्षण इन तरंगों को का अनुवालोक या इनको स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींचा जाए तो यह इस क्षण तरंग संचरण की नई स्थिति प्रदर्शित करता है, नई स्थिति प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनका क्या एक स्पर्श करता हुआ पृष्ठ खींच दिया, तो यहाँ से क्या करेगा, तरंग संचरण की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये थे हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के 3 सिद्धांत जो उन्होंने दिए थे। ठीक है, इसको सफलताएं। ठीक है, तो सफलताएं क्या थी, पहली सफलता क्या थी, इसके द्वारा जो है प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की जा सकी। किसके द्वारा, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा। सफलता में क्या हुई, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की। और इसके साथ अगर तरंग में देखा जाए
तो व्यतिकरण और विवर्तन, ये भी तरंग से संबंधित, प्रकाश से संबंधित चीजें हैं। विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की गई किसके आधार पर? हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, ये उनकी सफलता, 2 सफलताएं थी। ठीक है, अब विफलताएं क्या थी? विफलताएं थी कि जो है इसके द्वारा प्रकाश के जो हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव था या प्रकाश ध्रुवण था, क्या है? ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? तरंग को अनदैर्ध्य माना था। तरंग क्या माना था? अनदैर्ध्य माना था। लेकिन बाद में क्या हुआ? तरंग को अनुप्रस्थ मानकर किसका व्याख्या किया? प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की गई। और दूसरी विफलता क्या थी? जो इनकी दूसरी विफलता थी कि इनके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। सफलताएं में क्या है? परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की गई, और दूसरा विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या की गई। विफलता में क्या था कि जो है प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तरंग माना था वो अनदैर्ध्य माना। सफलता देखो, पहली सफलता क्या थी? इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या की जा सकी, और इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के विवर्तन अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, विवर्तन और व्यतिकरण आगे चैप्टर में है। विवर्तन तथा व्यतिकरण की व्याख्या की गई। ये तो हो गई सफलताएं। क्या हो गया? सफलताएं। अगर विफलताएं देखें तो क्या होगा? विफलताएं में पहले आता है जो इसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? क्योंकि इन्होंने प्रकाश को अनदैर्ध्य माना था। ठीक है, नहीं की जा सकी क्योंकि इन्होंने प्रकाश को क्या माना था? प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना था, लेकिन बाद में अनुप्रस्थ मानकर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी क्योंकि इन्होंने क्या कहा था? मतलब प्रकाश को अनदैर्ध्य माना था, लेकिन बाद में अनुप्रस्थ मानकर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या। ये पहली विफलता थी इनकी। दूसरी क्या थी? इसके
द्वारा प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये इनकी दो विफलताएं थी और दो सफलताएं थी। सफलताएं में क्या था कि इसके द्वारा अपवर्तन तथा प्रवर्तन की व्याख्या की गई। ठीक है, और दूसरी सफलता में क्या था, प्रकाश के विवर्तन तथा व्यतिकरण की व्याख्या की गई। अभी हम इसके आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में विवर्तन और व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो विफलताएं थी, दो विफलताएं भी थी। इसके द्वारा प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, प्रकाश को अंधेर माना था, लेकिन बाद में इसको अनप्रस्थ मानकर प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी।